हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी सारी प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल करते हैं ना। कुर्सी, बोतलें, बच्चों के खिलौने। पर कभी सोचा है कि कैसे तय होता है कि कोई प्लास्टिक कितना वजन सहेगा, कितना दबाव झेल पाएगा? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। आज हम इसी चीज पर इसी पहलू पर बात करेंगे। इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं पॉलीमरिक पदार्थों की संपीड़न क्षमता या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बिल्कुल। और हमारे पास इसके लिए ASTM D6985 और ISO 75 जैसे जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन पर आधारित कुछ जानकारी है। तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। हाँ हाँ, जरूर। क्योंकि ये समझना मतलब ये जानना कि प्लास्टिक जैसी चीजें दबाव में कैसा बर्ताव करेंगी, ये बहुत काम का है। वो मुड़ेंगी, टूटेंगी या टिकी रहेंगी। हाँ, ये जो स्टडीज हैं ASTM और ISO वाली, ये हमें इसे ठीक से नापने और समझने का तरीका बताती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये संपीड़न क्षमता या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये है क्या चीज, अगर आसान शब्दों में समझना हो तो? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम बोझ या दबाव है जो किसी चीज का एक टुकड़ा, हम उसे नमूना या स्पेसिमेन कहते हैं। हाँ, नमूना। हाँ, तो वो नमूना टूटने से ठीक पहले तक कितना दबाव झेल सकता है, और इसे हम नापते हैं उसके एरिया के हिसाब से, मतलब कितना मोटा या चौड़ा है वो। अच्छा। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, kg/cm², या फिर पास्कल्स में भी नापते हैं। और हाँ, एक और चीज होती है कंप्रेसिव स्ट्रेन। स्ट्रेन वो क्या है? वो ये बताता है कि दबाव पड़ने पर नमूना अपनी असली लंबाई से कितना सिकुड़ गया, कितना छोटा हो गया। परसेंटेज में बताते हैं अक्सर। अच्छा, समझ गए। तो फिर इसे लैब में नापते कैसे हैं? कोई फिक्स्ड तरीका है? हाँ हाँ, बिल्कुल तय तरीके हैं। इसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे आपने बताया, अमेरिका का ASTM D695 और एक अंतर्राष्ट्रीय है ISO 75। ये स्टैंडर्ड जरूरी है ताकि दुनिया में कहीं भी टेस्ट हो, नतीजे एक जैसे आएं, उनकी तुलना हो सके। सिलेंडर जैसा गोल, ठीक है। उसका व्यास मतलब मोटाई करीब 12.7 मिलीमीटर और लंबाई 25.4 मिलीमीटर। ये एक स्टैंडर्ड साइज है। ओके। और फिर इस नमूने का क्या करते हैं? फिर उस नमूने को एक टेस्टिंग मशीन की 2 प्लेट्स के बीच रखते हैं। बिल्कुल सीधा रखना जरूरी है ताकि दबाव बराबर पड़े। फिर मशीन धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, शुरुआत में करीब 1.0 मिलीमीटर प्रति मिनट की स्पीड से उस पर दबाव डालना शुरू करती है। 1 मिनट में सिर्फ 1 मिलीमीटर? काफी धीरे। हाँ, ये धीमी गति जरूरी है ताकि हम देख सकें कि मटेरियल शुरू में कैसे रिएक्ट कर रहा है। मशीन साथ साथ रिकॉर्ड करती रहती है कि कितना जोर लग रहा है और नमूना कितना सिकुड़ रहा है। अच्छा। फिर एक पॉइंट आता है, यील्ड पॉइंट कहते हैं उसे, मतलब जहां मटेरियल बिना ज्यादा जोर बढ़े ही तेजी से दबने लगता है। ओह, यील्ड पॉइंट। हाँ, उसके बाद टेस्ट की स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हैं, करीब 5 से 6 मिलीमीटर प्रति मिनट तक, और तब तक दबाते हैं जब तक नमूना टूट न जाए। बाप रे, ये तो काफी बारीकी का काम लगता है। टेस्ट से पहले नमूने को कुछ खास तैयारी भी करनी पड़ती है क्या? हाँ बिल्कुल। एक और जरूरी चीज है कंडीशनिंग। टेस्ट से पहले नमूनों को एक फिक्स्ड तापमान और नमी में रखना पड़ता है। कंडीशनिंग? हाँ, मतलब जैसे मान लीजिए 23 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस माहौल में नमूनों को करीब 40 या 48 घंटे तक छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? ताकि नमी और तापमान का जो भी असर होना है वो सब नमूनों पर एक जैसा हो जाए। इससे नतीजों में इनका अलग अलग असर नहीं दिखता, टेस्ट फेयर रहता है। अच्छा, ठीक है। तो ये तो हुआ कि टेस्ट करते कैसे हैं, पर क्या असलियत में हमेशा नतीजे एक से रहते हैं, या कुछ चीजें हैं जो इस ताकत पर मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर असर डालती हैं? हाँ बिल्कुल, कई चीजें हैं जो असर डालती हैं, और यहीं ये टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे कि देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे आम फैक्टर है तापमान और नमी। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तो प्लास्टिक वो थोड़ा नरम हो जाता है। हाँ, ये तो होता है। तो उसकी दबाव झेलने की ताकत यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और ऐसे ही नमी, ह्यूमिडिटी, वो भी एक तरह से प्लास्टिसाइजर का काम करती है। प्लास्टिसाइजर मतलब वो मटेरियल को थोड़ा और लचीला, थोड़ा नरम बना देती है, तो उससे भी ताकत कम हो जाती है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्म और सीलन भरे मौसम में प्लास्टिक की चीजें ज्यादा आसानी से पिचक सकती हैं या खराब हो सकती हैं। बिल्कुल सही समझी आप। दूसरा जरूरी फैक्टर है नमूना बनाने का तरीका, खासकर मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन। मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि प्लास्टिक के अंदर जो लंबी लंबी अणु की चेन होती हैं, पॉलीमर चेन्स, हाँ हाँ। वो किस दिशा में सजी हुई हैं, उनका अलाइनमेंट कैसा है।
आप इसे लकड़ी के रेशों की तरह सोच सकती हैं। अच्छा, जैसे लकड़ी रेशों की दिशा में ज्यादा मजबूत होती है। बिल्कुल। वैसे ही अगर दबाव उन अणुओं की सजी हुई दिशा में, मतलब उनके अलाइनमेंट की दिशा में लगे, तो ताकत ज्यादा मिलती है। और अगर दबाव आड़ा तिरछा, मतलब परपेंडिकुलर लगे, तो कम। अरे वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी मटेरियल के अंदर अणु कैसे जमे हैं, इससे भी इतना फर्क पड़ता है। क्या क्या इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 3D प्रिंटिंग से बनी चीजों की मजबूती इस पर निर्भर करेगी कि लेयर्स किस दिशा में रखी गई हैं? हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। 3D प्रिंटिंग में लेयर का ओरिएंटेशन चीज की ओवरऑल स्ट्रेंथ, खासकर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर असर डाल सकता है। और क्या है? तीसरा फैक्टर है स्ट्रेन रेट, मतलब दबाव कितनी तेजी से लगाया जा रहा है। अच्छा, स्पीड। हाँ, वो स्पीड जो हमने पहले बात की थी, 1 mm मिनट या 5 mm मिनट। अगर दबाव बहुत तेजी से लगाएं तो अक्सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एक और चीज होती है मापांक, मॉड्यूलस। मापांक? हाँ, मापांक मतलब मटेरियल कितना सख्त या कड़ा है। तो तेज दबाव में स्ट्रेंथ और मापांक दोनों बढ़ जाते हैं। मटेरियल को एक तरह से रिएक्ट करने का टाइम कम मिलता है। अच्छा, और कोई फैक्टर? हाँ, एक और अहम फैक्टर है आणविक भार, मॉलिक्यूलर वेट और क्रिस्टलीयता। क्रिस्टलीयता? ओके। अगर पॉलीमर की चेन ज्यादा लंबी है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो वो ज्यादा उलझी हुई और मजबूत होती हैं। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। और ऐसे ही अगर पॉलीमर में क्रिस्टलीय हिस्से ज्यादा हैं, मतलब अणु ज्यादा तरतीब से एक पैटर्न में जमे हुए हैं, तो भी वो ज्यादा मजबूत होगा। ये आणविक भार वाली बात तो बड़ी दिलचस्प है। मतलब 2 प्लास्टिक की बोतलें जो दिखने में एक जैसी हों, उनमें से एक सिर्फ इसलिए ज्यादा मजबूत हो सकती है क्योंकि उसके अंदर की पॉलीमर चेन ज्यादा लंबी है।